about the poem of William Shakespeare. Today I have to discuss about the poem of William Shakespeare, which has been written by William Shakespeare in 1609. जैसा कि आपने इसके पूर्व वाले वीडियो में आपने विलियम शेक्सपियर के जीवन, उसकी कठिनाइयों या उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई उसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैं अब नेक्स्ट विजिट मतलब कि आज इस वीडियो में उसके द्वारा लिखी गई जो कविता है, जिसका हमने आपको बताया है कि उसका 3 नाम है, मतलब 3 नामों से वो कविता जानी जाती है। वैसे इन द कोर्स ऑफ BA फर्स्ट ईयर it is called true love, or let me not to the marriage of true mind, or it is said 116 सोनेट, या तो इसको 116वां सोनेट कह लीजिए, या तो इसको ट्रू लव कह लीजिए, या तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। यहाँ पर थोड़ा सा जो कविता है इसमें जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मैरिज में यहाँ शादी विवाह से नहीं मतलब है। मैरिज का अर्थ जो हम आप शादी से लगाते हैं उसका यहाँ पर शादी से नहीं मतलब है, इसका यहाँ पर मिलन से मतलब है। मैरिज का मतलब होता है मिलन, जहाँ पर 2 प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर ये शब्द मैरिज जो है वो मिलन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम कविता पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम कविता को स्टेंजा वाइज, पैसेज वाइज आप एक्सप्लेन करेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं थोड़ा सा उसके संक्षिप्त परिचय पर। द पोयम ट्रू लव, द स्पीकर इज ट्रू लव फॉलोवर। जो कवि है, जो कविता का कथन करने वाला है, वो सच्चा प्रेमी का अनुयायी है। वो सच्चा जो प्रेम होता है, सच्चा जो प्रेम है उसका वो अनुयायी है, मतलब सच्चा प्रेम का वो समर्थक है। एंड द ऑडियंस, जो श्रोतागण हैं, जो कविता को सुनने वाले हैं, आर आल्सो ट्रू लवर्स माइंड, वो भी सच्चे प्रेम को मानने वाले ही अर्थात सच्चे प्रेम के वो भी अनुयायी हैं। वो भी क्या करते हैं, उनका भी जो दृष्टिकोण है वो भी सच्चा प्रेम में ही विश्वास करने वाले हैं। अर्थात इस प्रकार से जो कविता जो शुरू होती है उसमें द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ स्पीकर एंड सेकंड पॉइंट इज ऑफ ऑडियंस, मतलब कि श्रोतागण और कथन करने वाले 2 लोगों का जो विचार है, इन लोगों का जो दोनों का विचार है वो दोनों का एक ही विचार है, मतलब वो भी उसका समर्थक है तो देयर इज नो कमेंट, और वो भी उसका समर्थक है। तो दिस इज द रियल थीम ऑफ द पोएम। द पोएट वाज लविंग, अब जो कहानी है, जो कविता है वो शुरू होती है उसमें क्या है कि द पोएट वाज लविंग ए ब्यूटीफुल लेडी हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एमंग 4, मतलब कि कुछ क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक्ट्रेस का नाम आया है, जिसमें उन एक्ट्रेस को अलग किया गया है जिससे विलियम शेक्सपियर प्रेम करता था। मतलब उसमें दृष्टांत आया है मैरी फीटन, मिस्टर डेवनांट, एलिजाबेथ वर्नन, एलिजाबेथ ट्रेंथम, मतलब इन 4 लोगों का, एलिजाबेथ वर्नन, एलिजाबेथ ट्रेंथम, मिस्टर डेवनांट एंड मैरी फीटन, 4 महिलाएं हैं। मतलब इन 4 महिलाओं को इंग्लैंड में या इन द व्यू ऑफ द पोएट्स दे आर फाउंड वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इन 4 महिलाओं का दृष्टांत इसलिए आया है, कवि ने विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका का वर्णन इन 4 महिलाओं से किया है। इसका तात्पर्य होता है द लेडी मैरी फैटन, द लेडी मिस्टर डेवनांट एंड एलिजाबेथ वर्नन एंड एलिजाबेथ ट्रेंथम, they are very beautiful in the view of William Shakespeare, in the view of the poet, and among them dark lady was the most beautiful among them, मतलब कि डार्क लेडी जिससे वो कवि जो है वो प्रेम करता है उसका नाम है डार्क लेडी। तो जो डार्क लेडी है उसके विचार में, मतलब कि एक विचार आया है, देयर इज नो वन ओपिनियन, तो यही बात, मतलब ये डार्क लेडी जो है ये सभी लोगों का ये राय नहीं कि वो डार्क लेडी उसका नाम है, लेकिन उसका नाम जो यहाँ नामकरण पड़ा है
शी वॉज कॉल्ड डार्क लेडी हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एमंग 4 लेडीज। जैसा कि मैंने चारों लोगों का नाम बताया, उसमें चारों में से डार्क लेडी जो थी वो अति सुंदर थी। और उसी से जो ये क्या कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर था, जो कवि था, वो प्रेम करता है। उसका जो प्रेम है वो डार्क लेडी पर जाकर के केंद्रित हुआ है। इस प्रकार से लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो कविता का शीर्षक है, जो कविता का नाम है, पहला तो ये सोनेट है, मतलब ये ट्रू लवर सोनेट से, इसका 1600 सोनेट, मतलब ये 116वां सोनेट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, वो ये ट्रू लव मतलब उसमें सच्चे दो प्रेमियों के बीच की, सच्चे दो प्रेमियों के जीवन की कथा इसमें संकलित है, वर्णित है। इसलिए इसका 116 सोनेट अगर आप नाम लेंगे तो वही सच्चे प्रेमियों की बात आ जाती है। दूसरा इसका नाम पड़ा ट्रू लव, सच्चा प्रेम, जैसा कि शब्दों से ही इसके अर्थ को आप जान सकते हैं। और इसके बाद ये पहला जो कविता की मतलब ये जो 14 लाइन की चतुष्पदी जो कविता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है। 154 सोनेट में सभी जो एक एक सोनेट है वो 14 लाइन की एक कविता है, क्योंकि सोनेट का जो नेचर होता है, सोनेट की जो प्रकृति होती है, वो 14 चतुष्पदी कविता उसको कहा जाता है। तो इसमें 14वीं लाइन की जो 14 लाइन की सोनेट होती है, उसमें जो पहला लाइन है, पहली पंक्ति है, वो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मतलब ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये कहते हैं कि हमें उन दो प्रेमियों के मिलन को अलग न होने, मतलब कि मुझे यह मंजूर नहीं कि दो मोहब्बत करने वाले बीच में, दो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में बाधा आए। इसका पहला तात्पर्य जो पहली पंक्ति का मतलब होता है कि मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं है, द पोएट द स्पीकर इज सेइंग दैट, कि मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि दो आपस में प्रेम करने वाले प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो या बाधा आए। तो यहाँ पर जो मैरिज है उसका तात्पर्य मैंने बताया कि यहाँ पर शादी का तात्पर्य नहीं होता है। देयर इज नो मीन ऑफ मैरिज, द मतलब इट मीन्स टू मीट, मतलब मिलन। यहाँ पर मिलन, मैरिज का मतलब होता है मिलन। यह कविता जो लिखी गई वो समय है 1609 ईस्वी में, अर्थात द सोनेट विच हैज बीन रिटन बाय, विच हैज बीन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। क्योंकि अभी विलियम शेक्सपियर के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो कामुक व्यक्ति था, इसलिए जो है प्रेम से संबंधित जितनी बातें हैं A to Z टॉम टू द बॉटम पूरी बातों को उसने लिख दिया है। उसको बताया गया था कि विलियम शेक्सपियर एक ऐसा कामुक कवि है, जो कामुक व्यक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर युवावस्था न आई हो लेकिन युवावस्था की कल्पना करना शुरू कर दे, उसी को कामुक बताया गया। विलियम शेक्सपियर ने अपने ही सोनेट में सारी चीज़ों को दर्शाया, सारी चीज़ों को बताया। इस प्रकार से अब थोड़ा सा हम कविता के दृष्टांत के बारे में, कविता का जो सारांश है, उसका मुख्य जो बिंदु है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा आप इस बात को तो जान ही गए हैं कि जो कविता ये लिखी गई है, जो पोएट है वो किससे प्रेम करता है, उसकी प्रेमिका का नाम है डार्क लेडी। डार्क लेडी से वो प्रेम करता है, जो डार्क लेडी और 4 सुंदर महिलाओं जिनका नाम यहाँ पर आया है, उनमें वो अति सुंदर थी। अर्थात इसकी जो प्रेमिका है विलियम शेक्सपियर के अनुसार, विलियम शेक्सपियर अर्थात द पोएट की जो प्रेमिका है उसका नाम है डार्क लेडी। इसके बारे में सभी लोगों का ये मत नहीं है, सभी लोगों ने डार्क लेडीज का नाम नहीं बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम रखा था डार्क लेडी। अब हम देखते हैं कि कविता में 3 जो लोग हैं, पहला तो विलियम शेक्सपियर स्वतः स्पीकर है, पोएट है, और एक और है उसका मित्र है, वो बहुत अच्छा सुंदर है, उसका जो व्यक्तित्व है वो सुंदर है, उसका नाम है विलियम हर्बर्ट। और तीसरा जो है वो डार्क लेडी, जो इस कविता की मुख्य नायिका है, अर्थात प्रेमिका है उसकी कवि की। तो इस प्रकार से 3 लोग, 3 कैरेक्टर्स इसमें जो है पाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कविता का थोड़ा सा दृष्टांत लेते हैं कि कविता कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। अब इसमें जो कविता का जो थीम है, इसकी जो विषय वस्तु है, वो प्रेम ही है। अर्थात कविता में जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर है वह डार्क लेडी से जब प्रेम करने लगा, व्हेन ही हैज फॉलन, व्हेन ही बिगैन टू फॉल इन लव विथ डार्क लेडी, जब वो डार्क लेडी से प्रेम करने लगा तो उसने एक प्रस्ताव विलियम हर्बर्ट द्वारा ही सेंट ए प्रपोजल टू विलियम, ही सेंट ए प्रपोजल
बाई विलियम हर्बर्ट टू डार्क लेडी। उसने एक प्रस्ताव, प्रेम भरा एक प्रस्ताव, वो प्रेम करने वाली प्रेमिका डार्क लेडी के लिए माध्यम विलियम हर्बर्ट द्वारा भेजता है। क्योंकि विलियम हर्बर्ट भी ही वाज आल्सो वेरी हैंडसम पर्सनालिटी पर्सन, मतलब वो भी एक अच्छा सुंदर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, वो भी डार्क लेडी से प्रेम करता था। अर्थात जो उसका मैसेंजर है, विलियम शेक्सपियर का जो मैसेंजर है विलियम हर्बर्ट, वो भी उससे प्रेम करता था। जब उसने एक प्रस्ताव, प्रेम भरा एक पत्र, व्हेन ही सेंट ए लेटर विथ द मैटर ऑफ लव टू डार्क लेडी एंड शी फाउंड दिस लेटर बट व्हेन शी ओपनड दिस लेटर। अर्थात यहाँ कविता की थोड़ी सी भूमिका है कि जब विलियम शेक्सपियर ने उस कविता का मतलब उस प्रेम का प्रपोजल, प्रेम का प्रस्ताव डार्क लेडी के पास भेजता है, वो विलियम हर्बर्ट के, जबकि चूंकि विलियम हर्बर्ट भी बहुत सुंदर था, डार्क लेडी विलियम हर्बर्ट से भी प्रेम करती थी। ऐसा इसमें बताया गया कि विलियम हर्बर्ट भी, डार्क लेडी विलियम हर्बर्ट से प्रेम करती थी, विलियम हर्बर्ट भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसका मित्र था। मित्र के नाते व्हेन ही सेंट ए लेटर विथ ए प्रपोजल of love to dark lady, when she opened the letter, when she found the matter which is not full of affection, which is not full of love, so she refused the letter and does not like to give the answer, does not like to give the reply of the letter। जब उसने वो लेटर को पाया, उसने खोला, उसने देखा कि देयर इज नो लव, देयर इज नो पॉइंट विच आर फुल ऑफ लव, इटर्नल लव विच कैन नॉट बी अल्टर। मतलब कि ऐसा प्रेम वो नहीं पाया कि वो प्रेम जो बदलने वाला था, अस्थायी प्रेम को उसने पाया, तो उसने क्या किया, वापस कर दिया। उसने उनके प्रस्ताव को वापस कर दिया। मतलब कि डार्क लेडी ने उस प्रेम भरे प्रस्ताव को वापस कर देती है, और इसके बाद वो जब लेटर या वो सूचना, द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन सेंट बाय विलियम शेक्सपियर टू डार्क लेडी, जब वो सूचना वापस आती है विलियम शेक्सपियर के पास, तो ही हैज बीन स्टक, उसको आघात जैसा लगा है। मतलब उसको थोड़ा सा क्या हुआ, स्टक, मतलब उसको थोड़ा सा आघात लगा, ही वाज शॉक्ड, उसको शॉक लगा। देन आई मीन टू से दैट द व्हेन इट इज फाउंड, जो पाया जाता है, which is found in the poem, the substance of the poem, the theme of the poem is that the writer, the poet or William Shakespeare began to write about true love। तो विलियम शेक्सपियर वो सच्चा, मतलब जो सच्चा प्रेम होता है, उसको लिखना आरंभ कर देता है। अर्थात विलियम शेक्सपियर ने सच्चा प्रेम नाम की जो कविता थी उसको लिखना प्रारंभ कर दिया। देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स when a proposal which has been sent by William Shakespeare to dark lady with the help of William Herbert, जो विलियम हर्बर्ट के सहायता से, who was his close friend, who was his friend, and dark lady was fallen in love with विलियम हर्बर्ट। डार्क लेडी भी विलियम हर्बर्ट से प्रेम करती थी, और विलियम हर्बर्ट भी डार्क लेडी से प्रेम करता था। So it was not accepted by dark lady, and so when she refused, William Shakespeare began to write about the poem which was full of the feeling of true love। अर्थात विलियम शेक्सपियर ने तब क्या किया, उन उससे स्ट्रक होकर के, उससे थोड़ा सा उसको आघात पहुंचता है, और वो ट्रू लव, सच्चा प्रेम नामक कविता को लिखना प्रारंभ करता है। अब हम थोड़ा सा एक एक पैसेज को थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं। इन द फर्स्ट पैसेज ऑफ द पोएम ट्रू लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एक पंक्ति का अर्थ बहुत आसान तरीकों से बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मुझे यहाँ पर जो कवि है वो सच्चे प्रेम की व्याख्या करते हुए बताता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मतलब मुझे दो सच्चे प्रेमियों
के बीच में आने वाली बाधा कतई बर्दाश्त नहीं है। अर्थात द पोएट सेज दैट मुझे मतलब कि मुझे किसी प्रकार से दो सच्चे प्रेमियों के बीच में आने वाली बाधा किसी प्रकार से मंजूर नहीं है। अर्थात यह मंजूर नहीं है कि दो मोहब्बत करने वाले प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार से कोई बाधा आए। मीन्स द ट्रू लवर हु आर स्ट्रांगली अटैच टू ईच अदर, हु आर स्ट्रांगली अटैच मतलब हु आर हार्टली अटैच टू ईच अदर, मतलब ये कहना कि लेट मी नॉट मतलब मुझे किसी प्रकार से मुझे बर्दाश्त नहीं है कि दो प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार से बाधा आए। वो कैसे प्रेमी, प्रेमी की परिभाषा उसने बताया है कि हु आर स्ट्रांगली टू ईच अदर, मतलब वो प्रेमी जो एक दूसरे से साफ मन और साफ विचार, मतलब कि जिनका मन जिनका विचार साफ है, बहुत स्वच्छ है, उस प्रकार के प्रेमियों के बीच में बाधा किसी प्रकार से न उत्पन्न आए, मुझे यह मंजूर नहीं है। मतलब उनके बीच में बाधा आए यह मुझे मंजूर नहीं है। देयर इज नो अलाउड टू ऑब्स्टकल, देयर इज नो अलाउड टू ऑब्स्ट्रक्शन which comes into the life of true lovers who are strongly to each other, who are strongly attached to each other. Admit impediment मतलब कि वो बाधाएं, let me not admit impediment मतलब ये कहते हैं कि मुझे उन बाधाओं को स्वीकार, admit impediment हम वो बाधा को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उस बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे जो दो प्रेमियों सच्चे प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न हो, ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो ही अगेन सेज दैट, वो आगे बताते हैं लव इज नॉट लव व्हिच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, मतलब वो ये कहते हैं कि द लव कैन नॉट बी कॉल्ड, मतलब वो लव नहीं है। मतलब इन्होंने क्या बताया, लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट, मुझे बाधा स्वीकार मत कर, मैं उस बाधा को स्वीकार नहीं करता हूँ, अर्थात मैं वो बातें स्वीकार नहीं करूंगा जो सच्चे मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात लव इज नॉट लव व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड व्हिच अल्टर्स, मतलब ये कहते हैं कि वो प्रेम प्रेम नहीं है जिस प्रेम में क्या हो कि समय के साथ किसी न किसी प्रकार से कोई बदलाव आ जाए, और अथवा द love which is full of condition it and which undergoes alteration which change in condition of lover, मतलब कि हम उस प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं which change in condition of lover, मतलब कि जो दो प्रेम करने वालों प्रेमियों के बीच में शर्त रख करके प्रेम की जाती है, ऐसे प्रेम को हम प्रेम नहीं मानते हैं। द पोएट मीन्स टू से दैट his love is full of alteration, is full of changing, which is full of condition of true lovers, of two lovers, जो सच्चे दो प्रेमियों के बीच में शर्त युक्त जो प्रेम होता है, ऐसे प्रेम को कभी जो है प्रेम नहीं कहता है। अर्थात दिस इज नॉट ट्रू लव, यह सच्चा प्रेम नहीं है। which undergoes alteration, वो जो सच्चा प्रेम नहीं है वो क्या होता है, वो किसी न किसी समय या परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कभी उन प्रकार के प्रेम में विश्वास करता है जिस प्रेम में प्रेम करने वालों के बीच में काफी दूरी हो गई हो, प्रेम करने वाले जो है काफी दिनों से एक दूसरे से न मिले हों, लेकिन वो जो आंतरिक प्रेम होता है, जो सच्चे प्रेम करने वाले लोग हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आएगा। और वह प्रेम जो कुछ दिन तक न मिलने के उपरांत, जिसमें कोई भी पार्टनर कुछ दिन तक एक दूसरे से नहीं मिलता है, उसमें जो परिवर्तन आ जाता है उसको वो प्रेम नहीं मानते हैं। आर बेंट विद द रिमूवर टू रिमूव, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट आर डिफिकल्टीज डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द पथ ऑफ ट्रू लवर। इनके कहने का तात्पर्य है कि
आर बेंड विथ द रिमूवर, मतलब रिमूवर मतलब चेंजफुल, मतलब जो एक हटाया जा सकता है, रिप्लेस किया जाता है, मतलब वो जो समय के साथ, मतलब समय के साथ जिसमें परिवर्तन आ जाता है, उस प्रेम को वो सच्चा प्रेम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं डिफिकल्टीज डू नॉट, मतलब वो कहते हैं कि उसमें परिवर्तन में उन मतलब कि बहुत दिनों से जहाँ पर दो प्रेमियों से आपस में बातचीत न हुई हो, अर्थात किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आ गई हो, तो डिफिकल्टीज आई हो, चाहे कोई भी परेशानी आई हो, अच्छे सच्चे प्रेम करने वालों के बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। अर्थात डिफिकल्टीज, मुसीबत किसी प्रकार से सच्चे प्रेमियों के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। द पोएट मीन्स टू से दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो डिफिकल्टीज which has affected to each other, मतलब जो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हो, ऐसी कोई मुसीबत उन लोगों सच्चे प्रेमियों के बीच में नहीं आती है। अर्थात द पोएट मीन्स टू से दैट द ट्रू लवर हु आर स्ट्रांगली टू ईच अदर द टाइम द अल्टरेशन कैन नॉट डिस्टर्ब देम, मतलब कि उनके बीच में किसी प्रकार की बाधा परेशानी उत्पन्न नहीं कर सकती है। एंड which alters और it cannot be changed when it alteration finds, और उसमें समय का जो गैप होता है, समय की जो पाबंदी होती है, उसके बीच में यदि वो नहीं मिले हों तब भी वो किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात द पोएट इज सेइंग दैट द पोएट इज एड्रेसिंग अबाउट द ट्रू लवर्स हु आर स्ट्रांगली टू ईच अदर, their heart is pious, their heart is very holy, there is no any kind of bad fruit in the mind of the true lover, किसी प्रकार से खराब तत्व जहाँ पर उनके दिमाग में न हो, वहाँ पर किसी प्रकार से वो बाधा सच्चे प्रेमियों के बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। अर्थात द ट्रू लव इज फेयर लव ऑफ टू पर्सन्स, the person who are very pious with their heart and there is no dirty thought among them. So the first stanza has been completed and there are very simple meaning of the stanza. Let me not admit impediment, मुझे उन सच्चे प्रेमियों के बीच में, मोहब्बत करने वालों के बीच में किसी प्रकार से बाधा बर्दाश्त नहीं है, किसी प्रकार से बाधा बर्दाश्त नहीं करता। लव इज नॉट, बता रहा है कि वो प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम? जिसमें किसी प्रकार की शर्त जुटी हो। तो इस प्रकार से हमने पहले स्टेंजा का जो अर्थ आपको बताया, आप उसको जो है मतलब कि अपने टाइप से जो है उसका एक्सप्लेन, उसकी मीनिंग आप माइंड मेकअप कर लीजिए और उसको सरल शब्दों में उसको एक्सप्लेन करिए। मतलब सरल शब्दों में अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका एक्सप्लेन करिए। मतलब जैसा कि मैंने बता ही दिया था कि विलियम शेक्सपियर की ये जो ट्रू लव नाम की कविता है, उसमें उसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है डार्क लेडी, उसी के सापेक्ष सारी बातों को कह रहा है। अब हम थोड़ा सा दूसरे पैसेज में चर्चा करेंगे। In the second stanza of the poem True Love, oh no, it is one ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. अब कभी यहाँ पर जो है प्रेम को थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहता है और उसके गहरे होने के बिंदु पर प्रकाश डालता है कि उसमें सच्चा प्रेम का वर्णन किस प्रकार से है, मतलब सच्चे प्रेम को किस प्रकार से परिभाषित करता है। वो बताता है कि इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, देयर इज नो चेंजिंग एटमॉस्फियर, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर बी शेकन। ये कहते हैं कि इसमें जो विचारधाराएं होती हैं, सच्चे प्रेम की जो विचारधारा होती है, ये कहते हैं कि ट्रू लव इज ऑलवेज स्टेडी एंड फर्म, ये दृढ़ है, परिपक्व है, मतलब इट इज नॉट रिप्लेस, मतलब इधर से उधर नहीं किया जा सकता। इट इज लाइक द पूल स्टार। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टार की बात आती है,
दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो एकदम स्थिर दिखाई पड़ता है, तो उस प्रकार से प्रेम है। एंड इज नेवर सेकेंड, और मतलब इसको इधर से उधर हटाया नहीं जा सकता, इसको किसी प्रकार से इसमें मूवमेंट नहीं किया जा सकता। अर्थात ये आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इट इज लाइक द पोल स्टार, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा टेलर मतलब थोड़ा सा वो समुद्र का दृष्टांत है, समुद्र के दृष्टांत को दिखा करके समुद्र को बताते हैं। वो ध्रुव तारा, जैसे इन्होंने बताया कि इट इज लाइक द पोल स्टार, मतलब ये कहते हैं कि जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, जो समुद्र में दिखाई पड़ता है, समुद्र की मतलब उसकी परछाई समुद्र में देखी जा सकती है। तो स्टेडियंट फर्म्स शब्द जो आया वो पोल स्टार के लिए आया है। पोल स्टार का क्या मतलब, दो तरह के उसके विचार हैं। देखिए, पोल स्टार का मतलब ध्रुव तारे की भांति है, जो हमेशा एवर फिक्स, वो निश्चित जगह पर उसका अस्तित्व कायम है। मतलब वो एवर फिक्स, मतलब ये पोल स्टार जो है वो निश्चित एकदम, उसका जो दायरा है, उसकी जो स्टैंडिंग है वो एकदम निश्चित है, वो कहीं इधर से उधर नहीं होता। द पोल स्टार कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। लेकिन और क्या करता है, फेयर इट कंसिस्ट नॉट चेंज इट्स प्लेस, वो जहाँ पर निहित है, जहाँ पर पोल स्टार ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के अंदर सच्चे प्रेम की भावना निहित होती है, वो हमेशा हमेशा बरकरार रहती है। मतलब इट कैन नॉट बी सीन इन द चेंजफुल एटमॉस्फेयर इन ट्रू लवर्स, मतलब दो सच्चे प्रेमियों में परिवर्तन की भावनाएं नहीं दिखाई पड़ती। और क्या होती है, ये सच्चा जो प्रेम है वो पोल स्टार मतलब ध्रुव तारे की भांति है। वो क्या करता है ध्रुव तारा, कि जब मतलब ये पहले की घटना है, आप समझ रहे हैं कि 1800 मतलब कि 1687 से 1587 से लेकर के 1800 क्या कहते हैं 1591-92, मतलब कि 1609 में लिखी गई है ये कविता। ध्रुव तारे का एक और कार्य है, वो क्या करता है, जैसे पहले इतना जो डेवलप हमारा जो कंट्री है इतना डेवलप नहीं था, इतने ऊर्जा के जो है मतलब प्रकाश ऊर्जा इतना विस्तार उसका उतना विस्तार नहीं हुआ था। इसलिए जो पोल स्टार मतलब जो ध्रुव तारा था, वो नाव चलाने वाला जो नाविक था उसको लीड भी करता था, उसको मार्गदर्शन भी देता था, मतलब मार्ग बताता था कि किधर से आपको जाना है, किधर से नहीं जाना है। इसलिए सच्चे प्रेम करने वाले लोगों से हमें वो सीख भी सीखना चाहिए। सच्चे प्रेमियों के विचारधारा से मतलब अच्छे मानसिकता की सीख भी लेनी चाहिए। जिस प्रकार से जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो सेलर को, नाविक को रास्ता तय करता है, नाविक के रास्ते को तय करता है। द स्टॉर्म एंड टेम्पेस्ट लाइफ डू नॉट अफेक्ट एवर द टेनर ऑफ लव, मतलब कि जो जीवन की बाधाएं हैं, टेनर ऑफ लव मतलब जीवन की जो बाधाएं हैं, टेनर ऑफ लव मतलब कि जीवन की जो बाधाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से जीवन की बाधा, जीवन की मुसीबत किसी भी प्रकार से उस सच्चे प्रेम को बाधित नहीं कर सकती। सच्चे प्रेम से कुछ न कुछ इंस्पायरेशन ही मिलती है। कहने का तात्पर्य है, इट गाइड टू द पीपुल टू गो फॉरवर्ड, इट लीड्स टू द स्ट्रेट वे टू द ट्रू लवर। लव इज गाइडिंग स्टार ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये लव इज गाइडिंग स्टार कैसे हो गया? गाइडिंग स्टार का मतलब होता है कि ये ध्रुव तारे की भांति है। तो ध्रुव तारा क्या करता है? सेलर को, नाविक को गाइड करता है, रास्ता तय करता है, उसको प्रकाश दिखाता है। इस प्रकार से लव इज गाइडिंग स्टार ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो लव है, जो प्रेम है, वो क्या है? गाइडिंग स्टार है, मार्ग बताने वाला एक तारा है जो उसको मार्ग प्रशस्त करता है, लाइक द पोल स्टार। जैसा कि सच्चा प्रेम क्या है? एक मार्ग दिखाने वाला कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ लव, प्रेम की इस गहराई को ये बताया गया ना, हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, मतलब ये कहा यहाँ देखिए, लिखा तो हाइट है लेकिन इसका मतलब होता है गहराई, इसका मतलब होता है गहराई। ये लिखा यहाँ हाइट है लेकिन इसका मतलब होता है गहराई। वो क्या मतलब है देखिए, इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, मतलब वो जो स्टार है वो तारे की चमक है, वो अंधेरे में भ्रमण करने के रास्ते को, भ्रमण करने के मार्ग को बताता है।
वो तारा का जो प्रकाश है, ध्रुव तारे का जो प्रकाश है, वो वांडरिंग बार मतलब अंधेरे में भ्रमण करने के रास्ते को तय करता है, भ्रमण करने के रास्ते को मार्ग प्रशस्त करता है। हुज वर्थ इज अननोन, मतलब ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हुज वर्थ, जिसकी काबिलियत को यद्यप हिज हाइट बी टेकन, जिसकी काबिलियत को नहीं आंका जा सकता, जिसकी गहराई को नहीं आंका जा सकता, अर्थात सच्चे प्रेम करने वाले, सच्चे मोहब्बत करने वाले लोगों को आसानी से परखा नहीं जा सकता, उनको आसानी से नहीं जाना जा सकता। किसकी भांति, जिस प्रकार से यहाँ जो सेलर मतलब कि जो नाविक है उसकी थोड़ा सा इमेज उसके बारे में यहाँ बताया ये जाता है कि जो तो पोल स्टार जो है नाविक को समुद्र में यात्रा, समुद्र में चलने के लिए वो क्या करता है, गाइड करता है। पोल स्टार, ध्रुव तारा जो होता है वो क्या है, गाइडिंग स्टार है। किसके लिए, इसके लिए जब ये रात को उस समुद्र के मतलब समुद्र की यात्रा में या समुद्र की यात्रा का भ्रमण करता है, समुद्र में भ्रमण करने लगता है, तो जो स्टार है वो क्या करता है, उसको गाइडिंग मतलब उसको मार्ग प्रशस्त करता है। इसी प्रकार से ये बताया गया सच्चे प्रेम के महत्व को इतने आसानी से मतलब उसकी गहराई को, उसकी जो गहराई है, उसका जो महत्व है उसको बहुत आसानी से नहीं जाना जा सकता है। इस प्रकार से हमने आपको दूसरे स्टेंजा का भी जो एक्सप्लेनेशन था, दूसरे स्टेंजा की जो मीनिंग है वो जनरल थॉट मतलब कि जनरल सामान्य विचारों से मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से यू कैन राइट इजिली विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग और द मीनिंगफुल लाइन्स ऑफ द पोएम। इट मीन्स ओ नो इट इज एन एवर फिक्स मार्क। ये कहता ना नहीं, ये तो क्या है, ये स्टेडी एंड फर्म है, इसका जो स्थान है वो क्या है, ये एकदम निश्चित है। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, इसका स्थान जो है एकदम निश्चित है, अर्थात इसका स्थान एकदम फिक्स है। सो इट इज स्टेडी एंड फर्म, मतलब स्टेडी एंड फर्म, वही फिक्स मार्क का मतलब होता है स्टेडी एंड फर्म। इट इज स्टेडी एंड फर्म, ये एकदम निश्चित है। और इसकी यह जो है प्रेम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लाइक द पोल स्टार, ध्रुव तारे की भांति, जो ध्रुव तारा जहाँ पर रहता है वहीं हमेशा पड़ा रहता है। स्टेडी एंड फर्म का मतलब होता है स्थिर रहता है, उसका स्थान सच्चे प्रेम का जो स्थान है वो स्थिर है। ध्रुव तारे की भांति ध्रुव तारा एक और काम करता है, भ्रमण करने वाले जो उसमें नाविक होते हैं अपनी नाव को लेकर के चलते हैं उनको गाइड करता है, मतलब उनको मार्ग बताता है। सो द स्टार्म एंड टेम्पेस्ट लाइफ डू नॉट अफेक्ट एवर द टेनर, मतलब कि जो प्रेम मतलब कि जो जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, तो मतलब वो तूफान और जीवन में आने वाली बाधाएं इस सच्चे प्रेम को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। सो लव इज गाइडिंग स्टार ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ लव, मतलब कि सच्चे प्रेम को गहरे से गहराई, सच्चे की इस गहरे मतलब इस सच्चे प्रेम की गहराई को आंकना इतना आसान नहीं है, इसका आकलन करना इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से मैं जो है अब आपको दूसरे पैसेज का अर्थ बताया, इसी प्रकार से भी एक पैसेज और एक कपलेट, मतलब कि एक 14 लाइन जो ये क्या कहते हैं, इसका एक अभी पैसेज बचा है और एक और थोड़ा सा पैसेज, 2 पैसेज का, जिसके बाद हम आपको बताते हैं। In the third stanza of the poem, love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within bending sickles compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. Doom का मतलब होता है यहाँ पर the time of death, the end of life। कहने का तात्पर्य है कि तीसरे पद्य में द पोएट मीन्स टू से दैट लव इज नॉट लव टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक, यह प्रेम जो है उन रोजी लिप्स एंड चिक, गुलाबी गाल गुलाबी होठों की भांति नहीं है, क्योंकि दिस इज द व्यू ऑफ अनअल्टरेबल एंड लास्टिंग कैरेक्टर ऑफ लव, मतलब कि जो प्रेम का गुण है, प्रेम का जो चरित्र है वो अंतिम तक किस
प्रकार से स्थिर रहता है उसके बारे में कवि बता रहा है। वो कहता है दिस इज द व्यू ऑफ अनअल्टरेबल एंड लास्टिंग कैरेक्टर ऑफ लव। मतलब कि जो चरित्र, मतलब कि जो प्रेम का जो चरित्र है, प्रेम का जो गुण है, वो किस प्रकार से अस्थायी रहता है इसके बारे में बताया। वो ये बताया कि लव इज नॉट टाइम्सफुल, मतलब वो जिस प्रकार से गुलाबी गाल, होठ, ये क्या होते हैं, इनका जो सब्जेक्ट होता है, इनका जो कैरेक्टर होता है, ये रोजी चीक्स एंड लिप्स, दिस डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ टाइम, मतलब कि समय के साथ साथ इन लोगों में क्या होता है, मुरझापन आ जाता है, ये सूख जाते हैं, ये सुर्खियों में बदल जाते हैं, इनके अंदर सूखापन आ जाता है। मतलब ये जो रोजी चीक्स है, रोजी लिप्स है, मतलब गुलाबी गाल हैं, सुंदर ओठ हैं, ये इनकी बनावट, इनके अंदर जो आकर्षण है ये अस्थाई नहीं है। इसीलिए कवि ये कहता है कि लव इज नॉट टाइम्सफुल, मतलब कि ये प्रेम वह प्रेम नहीं है जो, मतलब कि परिस्थिति जिसको प्रभावित करता है, मतलब कि परिस्थितियां जिसको प्रभावित करती हैं वह प्रेम प्रेम नहीं है, कि जो परिस्थितियों के साथ मुरझा जाए, परिस्थितियों के साथ उसमें सुर्खियां आ जाएं, परिस्थितियों के साथ उसमें मुरझा आ जाए, वह प्रेम प्रेम नहीं है। विदिन बेंडिंग सिकल्स कंपास कम लव आल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। यह प्रेम वह प्रेम नहीं है जो घंटों और सप्ताहों के बाद, या एक घंटे या एक सप्ताह के बाद उसमें क्या हो, मुरझापन आ जाए। मतलब ये, मतलब समय के साथ चलने वाला, मतलब कि कम समय और कम सप्ताहों तक चलने वाला प्रेम वो प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पित प्रेम है, ऐसा नहीं है कि इसमें अस्थायीपन नहीं, मतलब कि जिसमें अस्थायीपन नहीं है वो प्रेम प्रेम नहीं है। दे पजेजेज चिक्स एंड लिव्स द टाइम फेड्स एंड वीदर्स अवे बट लव रिमेन्स एवर फिक्स मार्क। वो बार बार उस बात को, पिछले पैसेज में जो आया था एवर फिक्स, मतलब ये अस्थाई है, इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट आल्सो। दे पजेजेज, ये गुजर जाते हैं, ये बीत जाते हैं, या समय के साथ इनमें मुरझा आ जाती है, ये गिर पड़ते हैं, मतलब मुरझा करके गिर पड़ते हैं। तो यह इस प्रकार का प्रेम नहीं है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, यह उस प्रकार का प्रेम होता है जो क्या होता है, ट्रू लव कंसिस्ट टिल द एज ऑफ डूम। कवि के कहने का तात्पर्य होता है कि जो प्रेम है वो लास्ट, जीवन के अंतिम क्षण तक, मतलब जीवन के अंतिम क्षण तक वो बरकरार ही रहता है। ऐसा नहीं कि जीवन मुरझा रहा हो, जीवन का अंतिम समय आ गया हो, जीवन का अंतिम चरण आ गया हो, वो ट्रू लव जो है, जो प्रेम है, वो समाप्त हो जाए। लव रिमेन इज unaltered and maintain its own characteristics even to the last moment। मतलब कहने का मतलब है कि अंतिम क्षणों तक यह लव रिमेन्स इज अनअल्टर्ड, मतलब इसमें किसी प्रकार से बदलाव न आए हुए, मतलब बिना किसी बदलाव के ये बरकरार रहता, मेंटेन बरकरार रहता है। इट बियर्स इट, मतलब ये हमेशा बना रहता है, इवन टू द एज ऑफ डूम, मतलब जीवन के अंतिम क्षण तक। इस प्रकार से द पोएट मीन्स टू से दैट द रोजी लिप्स एंड चिक्स आर नॉट परमानेंट, विद इन बेंडिंग सिकल्स कंपास दे बिकम इन द पोजिशन ऑफ फेडिंग, दे बिकम इन विदरिंग, मतलब फैल जाना, छितरा जाना, नष्ट हो जाना। बट लव रिमेन्स, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स, मतलब ये जो लव नॉट अल्टर्स, मतलब लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स, मतलब ये तुच्छ समय में, तुच्छ सप्ताहों में, तुच्छ महीनों में, तुच्छ सालों में, तुच्छ दिनों में ये बदलने वाला प्रेम नहीं है। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहता है। इट ऑलवेज कंसिस्टिंग, इट डज नॉट चेंज इट्स फेस, इट डज नॉट चेंज इट्स नेचर विथ द टाइम कंपास, मतलब कि टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये किसी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं लाता है। अर्थात इट इज कंसिस्टिंग टिल द डे इज ऑफ द डूम, मतलब कि इट इज कंसिस्टिंग एट द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, मतलब ये जीवन के अंतिम क्षण तक जो है बरकरार रहता है। तो इस प्रकार से
dear students, I have told you about the third meaning of the third stanza. So before the meaning of this stanza, I want to discuss about the reference and context, which is very important for any passage if it is asked. So in the last stanza, I will say about the reference and context, then this stanza will be taken. Next view, I want to say about the reference and context about the passage. In the fourth stanza, before the meaning of the stanza, I will discuss about the important issues, important point of the passage. All of first, it is required in reference, context, and explanation. The first point is reference. In the reference, the student should mention, write about the poem and the poet. Means the reference, it is called also Sandarbh. It is called also Sandarbh. In the reference about the poem and about the poet, these lines is full of about the poet. Suppose that these remarkable and notable lines have been taken from the poem True Love. It is composed by William Shakespeare. William Shakespeare. I mean to say that the reference should be filled with the writer of the poem, with the poet of the poem, and the poem which has been taken from the lesson from the poem. Means this poem from this place, from this stanza, it has been taken. मतलब कि किस which stanza is related to which poem. मतलब यह पद्य जो होता है किस stanza, मतलब किस कविता से इस पद्य को लिया गया है, उसको और कवि के बारे में बताया जाना अति आवश्यक होता है. इन द सेकेंड व्यू ऑफ द एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन को लिखते समय दूसरा जो बिंदु होता है